एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो, नाम है ऐलाने जंग। और आज ऐलाने जंग की शुरुआत झारखंड से हम करेंगे, जहां हेमंत सोरेन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है और अभी की ताजा खबर यह है कि गठबंधन के विधायक हेमंत सोरेन के घर पहुंचने लगे हैं। यहां से विधायकों को बस में बिठाकर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम विधायक सीएम के घर पहुंच रहे हैं। आज ही ईडी की टीम जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है और इस बीच विधायक जो हैं गठबंधन के, वो अपने सामान के साथ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। और वहां से जानकारी ये कि बहुत मुमकिन गठबंधन के विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और सीएम आवास के बाहर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से, इस वक्त सीएम आवास के बाहर किस तरीके से, क्या बाकायदा कतारें नजर आ रही हैं सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की, अपना सामान वामान बांधकर पहुंच रहे हैं सीएम आवास, खबर क्या है? देखिए रोमाना, लगभग 5 घंटे का समय हो चुका है जब पूछताछ अंदर की जा रही है हेमंत सोरेन से ईडी की तरफ से। लेकिन इस वक्त हलचल इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि आप तस्वीरें देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम आवास के पास। अभी थोड़ी देर पहले आईजी डीआईजी जो है वो अंदर गए हैं, वो उनको अंदर बुलाया गया है या खुद से वो ये जांचने गए हैं कि अंदर क्या स्थिति है। लेकिन वो अंदर गए हैं, पूरे सुरक्षा बल के साथ अंदर घुसे हैं और दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच सबसे अहम जानकारी रोमाना ये कि 3 बड़ी टूरिस्ट बसें इस वक्त हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची हैं, जिसके पीछे 2 मकसद बताए जा रहे हैं। एक मकसद तो ये कि इन तमाम बसों में बैठकर विधायक राजनिवास तक जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से होगा कि हमारे पास पूरा आंकड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो भी हमारी सरकार को कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई पोचिंग ना हो, इसलिए इन तमाम विधायकों को किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इसलिए इन 3 बसों को फिलहाल यहाँ पर लगा दिया गया है। इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या निकल कर आता है, क्या हेमंत सोरेन अरेस्ट होते हैं या अरेस्ट होने की कोई भूमिका बनती है। जैसे ही भूमिका बनेगी तुरंत ये बसें यहां से निकल जाएंगी, जिसमें विधायक होंगे। विधायक अकेले नहीं पहुंचे, खाली हाथ नहीं पहुंचे हैं, विधायकों के साथ पूरा सामान है। बड़ी खबर है, इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक रावत दे रहे हैं। दीपक, मैं एक बार दोहरा देती हूँ, ये बड़ी जानकारी जो आप दे रहे हैं। दीपक बता रहे हैं कि 3 बड़ी टूरिस्ट बसें इस वक्त झारखंड में मुख्यमंत्री आवास के भीतर खड़ी हुई हैं और अब इन बसों का इस्तेमाल कैसे होगा, 2 जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि बहुत मुमकिन है सभी विधायकों को या तो बसों में सवार कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए, खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उस आशंका को देखते हुए यह तैयारी हो सकती है, या फिर दूसरी बड़ी बात यह निकल कर आ रही है जो दीपक कह रहे हैं कि अगर आज ही गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की, तो बहुत मुमकिन है हाथ के हाथ सभी विधायक जो गठबंधन के हैं, सत्ताधारी गठबंधन के, वो सीधे राजभवन पहुंचे और वहां पर नई सरकार के बनाने का दावा पेश कर दें अपने नंबर के जोर पर। यही है इस वक्त का अभी तक का बड़ा अपडेट दीपक। जी बिल्कुल, और 3 बसों का अंदर जाना काफी संकेत है। संकेत ये भी नजर आ रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी वाकई होने वाली है। इस बात की जो है अटकलें अब ज्यादा लगने लगी हैं, क्योंकि बाहर का माहौल मैं जैसा देख रहा हूं, लगातार यहां पर अधिकारियों की गाड़ी पहुंचनी शुरू हो गई है। आईजी डीआईजी जो सुबह एक चक्कर लगा के गए थे जब ईडी के अधिकारी नहीं थे, उसके बाद से नहीं पहुंचे थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो 1 किलोमीटर की दूरी पर मोराबादी मैदान है, वहां पर भी समर्थक काफी ज्यादा संख्या में जुट चुके हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उनको वहां पर रोका गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये पूछताछ लंबी चलती है, गिरफ्तारी की कोई संकेत मिलते हैं या गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनको वहां पर रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तमाम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी अपनी जांच करके, अपनी पूछताछ करके निकल जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर भीड़ बढ़ सकती है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ जो बैरिकेड हैं वो भी आगे से बढ़ा दिए गए। देखिए तमाम जो दस्ता है लगातार यहां पर गश्त करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं है, खासतौर पर हेमंत सोरेन के आवास के इर्द गिर्द। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो ये 3 बसें गई हैं, इसमें विधायकों को बिठाकर आखिर कहां ले जाने की तैयारी है। 3 टूरिस्ट बसेस जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के भीतर गई हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो आईजी डीआईजी जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। और ऐसे में क्या इसको संकेत माना जाए कि बस वो जो कहा जा रहा था गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है हेमंत सोरेन पर, क्या वो होने जा रहा है? और सवाल ये कि झारखंड में फिर क्या होगा,
क्या हेमंत अपनी पत्नी को ही सीएम बनाएंगे या फिर कोई और खेला भी हो सकता है? इसी पर आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव। आदिवासी मुख्यमंत्री को सताना बंद करो। जोर का टक्कर में पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है। भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? सीएम से पूछताछ से पहले पूरे रांची में धारा 144 लगा दी गई। सीएम आवास, ईडी दफ्तर समेत शहर के कई इलाकों में भारी फोर्स तैनात की गई। सीएम आवास पर झारखंड सशस्त्र बल और एंटी नक्सल फोर्स के जवान भी मुस्तैद थे। एक तरफ पूछताछ चल रही थी तो दूसरी तरफ हर चौक चौराहे में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि अगर हेमंत गिरफ्तार होते हैं तो सीएम कौन बनेगा। सूत्र बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने फ्यूचर का प्लान तैयार कर लिया है। एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि हेमंत सोरेन ने प्लान बी तैयार कर लिया और ये प्लान बी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का है। हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सहयोगी दलों को भी दे दी है। कांग्रेस, आरजेडी जैसे सहयोगी दल इस बात के लिए राजी भी हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। और एक संकेत तब भी मिला जब सीएम हाउस में विधायक मौजूद थे, उस समय कल्पना की भी वहां पर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। अब जरा झारखंड विधानसभा का गणित समझिए। विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 चाहिए। सरकार के पास अभी 48 विधायकों का समर्थन है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 4 विधायक हेमंत के प्रस्तावित फैसले से खुश नहीं हैं। इनमें सोरेन परिवार से जुड़े विधायक शामिल हैं और ऐसे में नाराज विधायकों का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर जेएमएम गठबंधन की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है, परिवार उनके साथ नहीं, और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं। बीजेपी झारखंड के समीकरण को बारीकी से देख रही है। हालांकि सरकार में सहयोगी कांग्रेस कह रही है कि सरकार एकजुट है और सहयोगी भी साथ हैं। संख्या बल अभी भी मेरे पास है। आपको हम बता दें करीब 50 जो है विधायक हमारा साथ है। कल समर्थन अगर देना होगा तो कम से कम 48 विधायक का समर्थन हमको प्राप्त अभी भी। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तजवीज़ किए हैं कि वो जिनको भी चाहे वो उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर अपनों का समर्थन खोकर हेमंत सोरेन की सरकार गिरती है तो फिर नई सरकार बनेगी, इसमें संदेह है। ऐसे में राजभवन की भी पूरी स्थिति पर नजर बनी हुई है। दर्शकों को हम बता दें कि रांची के जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है और पिछले दिनों ही तलाशी के दौरान उनके घर से 36 लाख रुपए और BMW कार मिली थी। ईडी घोटाले से जुड़े तारों को जोड़ने में जुटी है। और अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है कि हेमंत सोरेन ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। और हेमंत सोरेन का प्लान बी क्या है ये आपको बता देते हैं। पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। यही है वो प्लान बी जो हेमंत सोरेन ने तैयार कर लिया है। खुद अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे, अगर जेल जाना पड़ेगा, तो फिर हेमंत सोरेन का प्लान बी तैयार। पत्नी को लेकर सहयोगियों से बात भी कर ली है हेमंत सोरेन ने। कल्पना के नाम पर सहयोगी दल सहमत हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं गिरफ्तारी होने पर पत्नी सीएम बनेंगी हेमंत सोरेन की। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, तो मतलब प्लान बी तैयार, कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए प्लान बी बिल्कुल तैयार है। और चूंकि अभी जो घटनाक्रम है सांसें रोक करके जेएमएम जो है इसी घटनाक्रम का लीडरशिप जो है इसी का इंतजार कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं उससे क्लियर होगा। ये तस्वीर है एकदम सीएम आवास के ठीक सामने की, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। और जो दूसरी तस्वीर है, अभी मैं जहां से लौटा हूं रोमाना, मोराबादी मैदान, वहां पर हजारों की संख्या में जेएमएम के समर्थक जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं झारखंड के, वो वहां पर इकट्ठा हैं।
तो प्लान बी तो एकदम क्लियर है कि कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाने की हो चुकी है सहमति, लेकिन ये जो संख्याएं इकट्ठा हो रही है रोमाना, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपने आप में क्या इंडिकेट करती है, और जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जिस सीआरपीएफ मुस्तैद है, तो कुल मिलाकर के ये भी देखने वाला होगा इस पर भी कि अगर अरेस्ट होती है तो उसके बाद सड़कों पर क्या दिखाई देगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लान बी के साथ साथ जो ग्राउंड का प्लान दिख रहा है, ये सब चीज़ें इस समय नोटिस करने वाली हैं। जी, और इसी प्लान बी के तहत ही वो 3 टूरिस्ट बसेस, जिनके बारे में कुछ देर पहले अभिषेक उपाध्याय, दीपक रावत जानकारी दे रहे थे कि वो सीमा आवास में गई। बिल्कुल, देखिए वो जो उनका आवास में जाना है उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जो बात की थी आलमगीर आलम से, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 48 की परेड हम करा देंगे। जेएमएम के सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि वो 48 की परेड के लिए तैयार हैं, लेकिन जो यहाँ पर बैठक हुई थी कल, उसमें 43 की उपस्थित थी, जिसमें से 4 नहीं थे। रामदास सोरेन नहीं थे, सीता सोरेन नहीं थी, चमरा लिंडा नहीं थे, लेबिन हेब्राम नहीं थी। ये 4 विधायक नहीं थे। तो ये 4 तो नहीं थे, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ तोड़फोड़ की कोशिश हो सकती है? बिहार के एपिसोड के बाद और ज्यादा अलर्ट है जेएमएम की लीडरशिप, इसीलिए ना हो जाए, इसीलिए फूक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए वो 3 टूरिस्ट बसेस जो इस वक्त सीएम आवास के भीतर गई हैं। फिलहाल जैसे कोई और अपडेट होगा, दीपक रावत, अभिषेक उपाध्याय, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। आप जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति की करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है और जानकारी मिल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात यूपी में बन नहीं पा रही। आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की बात मान ही नहीं रहे। एक दूसरे के दावे पर दोनों में सहमति बन नहीं पा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, कहा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी जाती है, कांग्रेस के साथ 11 सीटों को लेकर सहमति बन गई। कांग्रेस को हवा भी नहीं होती। उसके बाद वो बाकायदा 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते हैं 16 सीटों को लेकर। कांग्रेस को उसकी भी हवा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं संकेत तो वहीं से मिलने लगे थे कि मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल रोमाना, और यही बातें कांग्रेस को चुभ रही हैं। और देखिए, दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। और इन सबके बीच आज एक दौर की और वार्ता हुई है। रामगोपाल यादव मुकुल वासनिक के यहाँ पहुंचे, तकरीबन 1 घंटे तक बैठे। वहां भूपेश बघेल भी मौजूद थे, सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे, और इन्हीं चीजों को लेकर के बातचीत हुई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश 11 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे, लेकिन अखिलेश यादव शायद मन बना चुके हैं, वो 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। सुबह हमें टॉप सोर्सेज ने बताया था कि अब यूपी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, यानी खड़गे, राहुल और अखिलेश यादव, इनके बीच बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले एक दौर की और वार्ता आज हुई है रामगोपाल यादव और मुकुल वासनिक और इसके अलावा सलमान खुर्शीद और भूपेश बघेल की। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। ऐसे में संकट के बादल गहराए हुए हैं। देखना है कि ये छटते हैं या फिर यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट जाता है। रोमाना, या फिर गरज के बरस जाते हैं, है ना, ये भी कहा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच जरा खबर और विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का भविष्य आखिर होगा क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई, उसी के बाद गठबंधन में शुरू हो गई लड़ाई। जी, कल समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की, और लिस्ट तब जारी की जब कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से समझौता फाइनल ही नहीं हुआ है अब तक। मतलब एक तरफा ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, और अब इसी को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस सत्ते में, दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का ये बयान बताता है कि गठबंधन में गांठ कितनी मोटी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कल उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। सहयोगी कांग्रेस के टॉप लीडर्स को भनक तक नहीं लगी, और अब इसी को लेकर माथापच्ची की जा रही है। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने लखनऊ में अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक संभल, धौरहरा, फर्रुखाबाद, खीरी और लखनऊ ये ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस को बैकफुट में ला दिया है।
ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स सीट बंटवारे को लेकर आखिरी बात करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंटर करेगी तो उसके पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक झटकों से खुद को संभालने में जुटी है और एनडीए के नेता इसके मजे ले रहे हैं। 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। केवल मतदान और वोटों की गिनती और परिणाम का इंतजार कीजिए। एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। असल में लग ये रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में एक तरफा फैसले ले रही है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 11 सीटों पर सहमति की बात एक्स पर पोस्ट कर दी। ज्यादा सीट की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस अभी इस ऐलान वाले झटके से उबरी भी नहीं कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जिनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है उनके सामने भी धर्म संकट है। टिकट मिलने की खुशी का जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि उम्मीदवार वो समाजवादी पार्टी के हैं या फिर इंडिया गठबंधन के। ये जो सूची आई है निश्चित रूप से महागठबंधन की है और दोनों जो भी गठबंधन में शरीक हैं सबके सामंजस्य है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये सूची अखिलेश यादव की अपनी सूची है, उनके पार्टी की सूची है, वो महागठबंधन की सूची नहीं। वो जिस भी नेता का बयान है उनको जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला सकती है? चुनाव लड़ेंगे 60 सीटों पर, तो हम 50-55 के बीच में हम सीटें लाएंगे। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार बने रहेंगे या फिर गठबंधन के चक्कर में उनका गेम हो जाएगा। ऐलान के बाद भी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी का आप रुख कर लेते हैं। संजय, ऐसे में सवाल ये कि ये दबाव की राजनीति वाला खेल है, ये महज एक खेल है, गीदड़ भपकी है, या फिर वाकई में इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी का रास्ता और आसान करती हुई यहाँ पर इंडिया गठबंधन की दरार नजर आ रही है। रोमाना, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। जब 3 राज्यों के चुनाव थे और इस गठबंधन की नींव उसी वक्त पड़ी थी, तब आपने देखा था किस तरह से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सीट बंटवारों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के सामने प्रस्ताव रख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दे रही थी। नतीजा ये हुआ था कि एमपी में समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी उतरे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को हराने का काम किया था। अब ये जब तय हो गया था कि यूपी में जहां समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जहां कांग्रेस पार्टी रसातल में जा चुकी है, ऐसे में जब सीट बंटवारे पर बात होगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी मनमानी करेगी और सीट बंटवारे में वो मनमानी स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिल रही है। अब इसका फायदा नुकसान क्या होगा वो तो देखिए चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी की बैठक लखनऊ में हुई है उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये स्वर उठे हैं कि समाजवादी पार्टी की बजाय अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को मायावती को अप्रोच किया जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि मायावती पहले ही इनकार कर चुकी हैं, वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी, अकेले वो चुनाव में जाएंगी। और निश्चित रूप से जब ये पार्टियां अलग अलग खड़ी होंगी, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो सीधा सा फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। रुमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। हम जरा जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। ऐसे में जैनेंद्र, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो ज्यादा दिक्कत किस बात से है? एक तरफा फैसले एक के बाद एक जो सुनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर खासतौर से ये 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी कर दी है, इसमें कुछ ऐसी सीटें भी जहां पर कांग्रेस मानकर बैठी हुई थी कि दावा उसका बनता है, उम्मीदवार उसके होंगे? बिल्कुल रोमाना, एक तो खीरी सीट है, इसके अलावा फर्रुखाबाद सीट है। फर्रुखाबाद से तो सलमान खुर्शीद को कांग्रेस उतारना चाहती थी, जो वरिष्ठ नेता है, गठबंधन समिति के भी सदस्य हैं। तो जिस तरीके से 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया अखिलेश यादव ने, और उसके पहले एक तरफा उन्होंने ऐलान कर दिया सोशल मीडिया पर कि 11 सीटें वो कांग्रेस को दे रहे हैं। ये दोनों बातें ही कांग्रेस को बेहद अजीबोगरीब लगी हैं और इसको लेकर के काफी क्षुब्ध कांग्रेस लीडरशिप है और कांग्रेस के नेता जो है वो अखिलेश यादव के इस अप्रोच को लेकर के उनके मन में कई सवाल हैं। इसी वजह से अब सवाल
सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और इन्हीं चीजों को सुलझाने के लिए आज जो बैठक हुई मुकुल वासनिक के घर पर, जिसमें रामगोपाल यादव शामिल थे, उस बैठक से छनकर यह खबर आई है कि तब अभी भी बात नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव 11 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। देखना यही है। देखिए, गठबंधन मजबूरी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को पता है कि अलग लड़े तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी यूपी में, साथ मिलकर भी बहुत ज्यादा टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नजरें इसी बात पर हैं कि कांग्रेस कहां तक कॉम्प्रोमाइज करेगी या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस पर कितना दबाव बनाएंगे। गठबंधन नहीं होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अखिलेश यादव के एटीट्यूड से परेशान है, देखना है कि कांग्रेस क्या कदम उठाती है। जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, संजय त्रिपाठी आपका भी। और मुझे लगता है जरा सा इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आज जब हम बात कर रहे हैं इस सब की, तो तारीख 31 जनवरी है, और वो तारीख जब खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने लिए एक तरीके से डेडलाइन सेट कर ली गई थी कि कम से कम 31 जनवरी तक तो सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लेकिन हाल क्या है आपके सामने? विपक्षी गठबंधन इंडिया का क्या होगा? क्या इंडिया का भविष्य अधर में लटक गया है? पहले नीतीश ने साथ छोड़ दिया और अब ममता ने एक बार फिर से कह दिया है कि वो बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। सबके बीच बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से जो सामने आया है, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात को ममता बनर्जी दोहरा रही हैं। यही बात ममता बनर्जी की तरफ से पहले साफ कर दी गई थी कि अब वो किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, और यही बात ममता बनर्जी ने दोहराई है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी गठबंधन का खेल खत्म होने की तरफ है? इस सब के बीच विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके से करप्शन के दाग लगे हैं, उसने भी जो विपक्षी दल हैं उनको बैकफुट पर ला दिया है। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू तेजस्वी से पूछताछ, जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम सोरेन से पूछताछ, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को फिर से समन। विपक्षी गठबंधन के ये बड़े चेहरे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में ये लोग करप्शन के फेर में फंसते दिख रहे हैं। मानो सत्ता में आने का सपना देख रहे विपक्षी दलों के बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि मोदी से मुकाबले के लिए बने विपक्षी गठबंधन का भविष्य क्या होगा? हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। नीतीश कुमार तो विपक्षी गठबंधन के विश्वकर्मा थे, लेकिन बीच मझधार में गठबंधन की नाव को छोड़कर निकल गए और आज ये गठबंधन की कमियां गिना रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में सीट बंटवारे पर चर्चा नए सिरे से होगी। नीतीश के गठबंधन छोड़ने के बाद लगातार 2 दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ईडी के सवालों का सामना किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले हफ्ते के बाद बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी के साथ नए सिरे से बात करेगी। बिहार में गठबंधन का गेम हो चुका है। पश्चिम बंगाल में तस्वीर गठबंधन के लिए अच्छी नहीं है। आधार कार्ड आछे, पैन कार्ड आछे, रेशन कार्ड आछे, स्मार्ट कार्ड आछे, 100 दिनेर कार्ड आछे, कन्याश्रीर कार्ड आछे, किसानदेर कार्ड आछे, मजदूरदेर कार्ड आछे, आशादेर कार्ड आछे, आईसीडीएसदेर कार्ड आछे, सेल्फ हेल्प ग्रुपेर कार्ड आछे, और कत कार्ड चाই? ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि राज्य में वो किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को पहले 2 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था। बीजेपी सांसद दिलीप घोष चुटकी लेते हुए कह रहे हैं, गठबंधन में सबको मालूम चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है। जितने विरोधी पार्टी मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए बिड़ा उठाए थे, लेकिन सबको मालूम पड़ गया कुछ होने वाला नहीं। अपना घर बचा लो। जो मिल करके मोदी के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मोदी जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला हिम्मत किसी का नहीं है। यूपी में भी गठबंधन की तस्वीर बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि अभी कई दौर की बातचीत होनी है, जिसके बाद चीजें साफ होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 38 सीटों पर विपक्षी गठबंधन में बात बन गई है और 10 सीटों पर बातचीत अभी चल रही है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी को 3 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में गठबंधन के तीनों घटक दल अपने कोटे से एक सीट प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को दे सकते हैं।
आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। ये बताइए जैनेंद्र, जब पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ममता बनर्जी के बिना। ममता बनर्जी तो अपने रुख पर कायम है, मतलब यही कि कांग्रेस अभी भी ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बंगाल के पहले चरण की यात्रा और अब एक बार फिर उनकी यात्रा बंगाल में है, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो ममता बनर्जी को अखरे। उल्टे पहले भी ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था यात्रा में शामिल होने का और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और चिट्ठी ममता बनर्जी को लिखी, लेकिन ममता बनर्जी यात्रा में तो शामिल नहीं हुई है। उन्होंने साफ किया हुआ है कि वो कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में जहां तक बातचीत का सवाल है तो बातचीत फिलहाल टीएमसी से होल्ड पर है, ऐसा हमारे उच्च सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस मनाने समझाने में ममता बनर्जी को जुटी हुई है। भविष्य इसका क्या हो, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन एक आखिरी बात रोमाना मैं आपको बता दूं, बंगाल के सिलसिले में 2019 में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर मंथन कर रहे थे, लेकिन एक रायगंज की सीट ऐसी थी जिस पर पेच ऐसा फंसा कि फिर लेफ्ट भी सभी सीटों पर लड़ी और कांग्रेस भी सभी सीटों पर लड़ी। ममता 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को अगर ये मंजूर नहीं होगा तो उनके पास एक ही विकल्प होगा, फिर से लेफ्ट के साथ गठबंधन करें और चुनाव में जाएं। क्या इसके लिए कांग्रेस राजी होगी? कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन का कोई रूप बन पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल देश का अंतरिम बजट पेश होना है। देश भर की निगाहें इसी बात पर कि कल सरकार बजट में क्या करने जा रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज के पास बजट को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी है। खबर ये सामने आ रही है, सरकार इस बजट में नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ सकती है। अंतरिम बजट को लेकर बड़ी जानकारी। कल जो अंतरिम बजट आने वाला है उसी से जुड़ी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। नई हाउसिंग स्कीम इस अंतरिम बजट में सरकार की तरफ से लाई जा सकती है। किसान सम्मान निधि, अभी तक जो 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिया जाता है उसका दायरा सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट में ये बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। नई हाउसिंग स्कीम को लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर ये बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हेमंत सोरेन का प्लान सी सामने आ गया। अभी तक तो आप प्लान बी जान रहे थे, जहां पर खुद नहीं तो फिर पत्नी मुख्यमंत्री। अब प्लान सी सामने आ गया। विधायक हैं चंपई सोरेन, वो भी रेस में शामिल सीएम के लिए। हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन गिरफ्तार होने पर इस्तीफा दे सकते हैं सोरेन, ये जानकारी मिल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंपई सोरेन, फिलहाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन। और सबसे बड़ी बात यह कि जो परिवार है सोरेन परिवार, उसके बेहद करीबी विश्वास पात्र माने जाते हैं, खासतौर से गुरुजी परिवार के मुखिया शिबू सोरेन। तो कल्पना के चुनाव में आ सकती है तकनीकी दिक्कत और इसी वजह से ये है जेएमएम का प्लान सी। झारखंड को अगर हेमंत सोरेन नहीं तो फिर चंपई सोरेन जो है वो मिल सकता है नया सीएम का चेहरा। कर्नाटक की राजनीति भी गर्म हो गई है। भगवा झंडे और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पहले आपको याद होगा मंड्या में हनुमान ध्वज को लेकर विवाद हुआ था अभी हाल ही में, और अब उत्तर कन्नड़ में वीर सावरकर की नेम प्लेट हटाने पर विवाद हो गया। भगवा झंडे के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या की हैं, जहां कई दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई है। मांड्या कैसे कर्नाटक की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया, इसके बारे में आगे बताएं। पहले देखिए कर्नाटक में सबसे ताजा विवाद क्या हुआ है। इस तस्वीर में आपको भगवा रंग का एक झंडा दिख रहा है, जिस पर कन्नड़ में वीर सावरकर चौक लिखा हुआ है। तस्वीरें उत्तर कन्नड़ की तेंगिना गुंडी की। आरोप है कि गांव के चौक पर ग्राम पंचायत की इजाजत से लगा भगवा झंडा और वीर सावरकर की नेम प्लेट को प्रशासन ने हटवा दिया। इसके विरोध में गांव के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभी इससे पहले 29 जनवरी को कर्नाटक के मांड्या में हनुमान जी का झंडा हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में हिंदुत्व का मामला गर्म हो रहा है। बीजेपी भगवा झंडे और हनुमान जी के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेर रही है, जबकि सरकार कह रही है कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।
They are just creating confusion in the minds of the public. Nothing will happen. Mandya is a very secular people. People of Mandya are very tolerant, very secular. This is purely politics and they wanted to destabilize the peace of the state. असल में आरोप है कि हिंदुवादी संगठनों ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहरा दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन ने भगवा ध्वज हटाकर तिरंगा फहराया था। फिलहाल कर्नाटक में लगातार झंडे को लेकर सियासत गर्मा रही है और बवाल मचा हुआ है।